आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी साथ रेशमा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली में अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने वजीर आजम से की मुलाकात। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन ने रियासतों के चीफ सेक्रेटरियों के साथ की मीटिंग। 244 शनाख्तशुदा अजला में मॉक ड्रिल की तैयारियां शुरू। पंजाब पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। ISI की हिमायत याफ्ता सरहद पार के दहशतगर्द नेटवर्क का पर्दाफाश। सर्च ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दी से मुताल्लिक मवाद का बड़ा ज़ख़ीरा बरामद। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मदद मांगने वाला पाकिस्तान खुद ही फंसा। सलामती कौंसिल ने की सख्त सरजनिश। तमाम अरकान ने पाकिस्तान पर हालात खराब करने का लगाया इल्ज़ाम। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के नौमुंतखब वज़ीर आज़म एंथनी अल्बनीज़ से की बात। भारत ऑस्ट्रेलिया जामी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत बनाने पर किया इत्तफाक। और आइए अब तफसील से डालते हैं खबरों पर नजर। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने PM मोदी से मुलाकात की। ये मुलाकात वज़ीर आज़म की रहायशगाह पर हुई। इस दौरान मुल्क की सलामती और मज़ीद कार्रवाइयों पर तबादला ख्याल किया गया। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद कशीदगी के दरमियान मरकजी हुकूमत ने मुल्क भर में शहरी दिफा की फर्जी मशक़ें करने का हुक्म दिया है। इस सिलसिले में आज वज़ारत दाखिला में एक आला सतही मीटिंग भी हुई। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन ने सिविल सिक्योरिटी पर यह मीटिंग तलब की थी। मीटिंग में रियासतों की चीफ सेक्रेटरीज ने भी शिरकत की। आपको एक बार फिर बताते चलें कि मरकजी वजारत दाखिला ने 7 मई 2025 को मुल्क के 244 शनाख्तशुदा शहरी दिफाई अजला में सिविल डिफेंस की मशक़ें और रिहर्सल करने का फैसला किया है। ये मशक़ गाँव की सतह तक की जाएगी। इसका मकसद तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में शहरी दिफा के निज़ाम की तैयारी का जायज़ा लेना और इसे मजबूत और ज़्यादा मौसर बनाना है। सबसे पहले फ़िज़ाई हमले का वार्निंग सायरन ऑन किया जाएगा, यानी हमले के सायरन वार्निंग बजाई जाएगी और मॉक ड्रिल में तलबा और आम शहरियों को किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने की तरबियत भी दी जाएगी। क्रैश ब्लैक आउट के लिए इक़दाम किए जाएंगे, जिसका मतलब है कि हमले के दौरान लाइट्स बंद करने के लिए इंतज़ाम किए जाएंगे। लोगों को महफूज मकामात पर ले जाने का तरीक़ा भी लोगों को बताया जाएगा और इसकी मशक़ भी की जाएगी। और SDRF की टीम ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील पर एक मॉक ड्रिल किया, जिसका मकसद शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाना था। वजारत दाखिला ने कई रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को मौसर शहरी दिफा के लिए फ़र्जी मशक़ें करने का हुक्म दिया है। इसके पेश नज़र 7 मई को भी एक मॉक ड्रिल का भी इनेकाद किया जाएगा। 7 मई को है वो जो कल जो आने वाला दिन जो है कल वो उसमें जो है वो मॉक ड्रिल जो है हर एक मल्टी हैज़ार्डस डिस्ट्रिक्ट में चली जाएगी, क्योंकि कहीं पे भी कोई इवेंचुअलिटी होगी वहाँ पे हम लोगों की टीम जो है लोगों को प्रिपेयर करेंगे हम कैसे जो है वहाँ पे लोगों को इवैक्यूएट करना। 7 मई को मुल्क भर में होने वाली मॉक ड्रिल के लिए राजस्थान में भी तैयारियां की गई हैं। इस बारे में मालूमात फराहम करते हुए राजस्थान के कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि 7 मई को एक मॉक ड्रिल की जाएगी। एयर सायरन बजाए जाएंगे और फिर आम लोगों को हिदायत दी जाएंगी। 7 मई को जो एयर रेड्स होती हैं, किसी पोटेंशियल एयर रेड से बचने के लिए मॉक ड्रिल कराई जाएगी। इस मॉक ड्रिल के अंदर जो एयर सायरन्स होते हैं वो एयर सायरन्स बजाए जाएंगे तथा उसके बाद में जो जनरल पब्लिक है, आम जनता को ये बताया जाएगा, एजुकेट किया जाएगा कि एयर सायरन बजने के ऊपर क्या अपने को करना है। बेसिकली जब एयर सायरन बजते हैं तो अपने को एक एयर रेड की आशंका होती है। एयर रेड के अंदर यदि कोई बॉम्ब फटता है कहीं पे तो किसी प्रकार की डेब्रीज और स्प्लिंटर्स जो होते हैं वो जाते हैं। तो अपने को क्या है कि यथासंभव जो कोई खुला स्थान हो जहाँ पे कम से कम कोई डेब्रीज आए करे उसमें अपने को जाना होता है।
LOC पर पाकिस्तान की मज़मूम हरकतें जारी हैं। मुसलसल 12वें रोज़ भी जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की गई। कल रात भी इसने बिला इश्तियाल फायरिंग की। लाइन ऑफ कंट्रोल के पार कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर के आसपास के इलाकों में छोटे हथियारों से फायरिंग की गई। भारतीय फौज ने पाकिस्तान की इस बुज़दिलाना कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दिया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र कई बैनुल-अक़वामी फ़िज़ाई कंपनियों ने पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया है। एयरलाइन के बयानात और फ्लाइट ट्रैकर डेटा के मुताबिक पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद से गुरेज करने वाली बड़ी एयरलाइंस पे एयर फ्रांस, ब्रिटिश एयरवेज और स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस और जर्मनी के लुफ्थांसा शामिल है। लुफ्थांसा ग्रुप एयरलाइंस ने राइटर्स को एक बयान में कहा कि वो अगले नोटिस तक पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद से गुरेज कर रहे हैं। फ़्लाइट ट्रैकिंग के आदद शुमार से पता चलता है कि ब्रिटिश एयरवेज, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस और एमिरेट्स की कुछ परवाज़ें बहराए अरब के ऊपर से उड़ी और फिर पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद से बचने के लिए पलट गईं। ख्याल किया जा रहा है कि बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस के इस इक़दाम से पाकिस्तान को ओवर फ्लाइट चार्जेस से होने वाली आमदनी में भारी नुकसान हो सकता है। काबिल ज़िक्र है कि पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए अपने फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी है। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद भारत की फ़ौजी तैयारियों को देखभाल पाकिस्तान को मुसलसल हमले का खौफ है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में इस मामले पर बंद कमरे का इजलास बुलाया था ताकि वो अपने दुखों का रोना रोकर दूसरे ममालिक की हमदर्दी हासिल कर सकें, लेकिन वहाँ भी इसकी तस्लील हुई। इस मीटिंग में पहलगाम हमले के बारे में पाकिस्तान से तुंद तेज़ सवालात किए गए। यहाँ तक कि पहलगाम हमले में लश्कर तैयबा के किरदार पर पाकिस्तान की सरजनिश की गई। सलामती कौंसिल के रुकन ममालिक ने भारत के बारे में फैलाए जाने वाले फॉल्स फ्लैग बयानिए को भी यकसर मुस्तरद कर दिया, जिसके ज़रिए पाकिस्तान खुद को शिकार जाहिर करके भारत को निशाना बना रहा है। सबसे हैरान कुन बात यह थी कि पाकिस्तान का दोस्त चीन ने भी जिसके भरोसे पर वो कूद रहा था, इसकी हिमायत नहीं की। बाज़ ममालिक ने पाकिस्तान की जानिब से किए गए मिसाइल तजुर्बे और जौहरी हथियारों के ख़तरे पर भी सवालात उठाए और इसे इश्तियाल अंगेज़ी करार दिया। पहलगाम हमले के बाद से हुकूमत मुसलसल एक्शन में है। भारत ने 2 डैमों का पानी रोक दिया है, जिसके बाद अखनूर सेक्टर में दरियाए चनाब के पानी की सतह में बड़ी कमी आई है, जो 75 साल में पहली बार हुआ है। इसका असर जल्द ही पाकिस्तान पर नजर आएगा। वाटर स्ट्राइक के अलावा भारत ने पाकिस्तान के साथ हर किस्म की अद्वियात की तिजारत रोक दी है। दूसरी जानिब कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयाँ कर रही है, जबकि वज़ीर आज़म मोदी ने पीर को सेक्रेटरी दिफा से अहम मुलाकात की। पहलगाम हमले के बाद भारत दहशतगर्दी की कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। भारत ने सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने के बाद दरियाए चिनाब का पानी रोक दिया है। हुकूमत ने जम्मू के बगलिहार और रियासी में बनाए गए सलाल डैम के दरवाजे भी बंद कर दिए हैं। ऐसे में भारत ने 2 दिन में 2 डैम बंद करके चिनाब का पानी पड़ोसी मुल्क को जाने से रोक दिया है। इससे कबल हुकूमत ने दरियाए सिंध का पानी रोका था। इतलात के मुताबिक हुकूमत दरियाए झेलम पर किश गंगा डैम को भी बंद करने का मंसूबा बना रही है। अब डैम बंद होने के बाद यहां से गुजरने वाली नदी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुकी है। मकामी लोगों ने हुकूमत के इस कदम का खैर मकदम किया है। रियासी में रहने वाले मकामी शहरियों का कहना है कि वो हुकूमत के हर फैसले से मुत्तफिक हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को तंग करके रखा हुआ है, ये करना बिल्कुल बहुत ही सही है। खुशी है कि सरकार ने पाकिस्तान का पानी बंद करा है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। मेरी 75 साल आजू हो गई है और पहली बार देखा है कि दरिया चनाब का पानी भी बंद हो सकता है। जैसे मोदी जी ने जो फैसला किया है, उस फैसले का मैं बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं आज दरिया चनाब के किनारे आया था और मैंने यहाँ देखा कि ये जो पानी है, जो कि कम से कम 25-30 फुट बहता था और बड़ी फ्लो के साथ बैठता था, आज जो है इसमें 1.5 से 2 फुट पानी बचा हुआ है। जो मोदी जी ने सिंधु वाटर समझौते को जो है रद्द किया, उससे हमें बहुत खुशी है।
भारत ने पाकिस्तान को बरामद होने वाली हर किस्म की फार्मा मसनूआत पर भी पाबंदी लगा दी है। कोई फार्मा प्रोडक्ट भारत से पाकिस्तान नहीं जाएगा, किसी तीसरे मुल्क से होते हुए भी नहीं। भारत ने पाकिस्तान जाने वाली हर किस्म की अद्वियात, तशखीसी आलात और कैंसर की अद्वियात पर भी पाबंदी लगा दी है। हम पाकिस्तान के साथ कोई भी ट्रेड नहीं करना चाहते, तो इंडिया से कोई भी एक्सपोर्ट पाकिस्तान का नहीं होगा। इवन ट्रांजिट गुड पाकिस्तान को नहीं जाएंगे और थर्ड कंट्री के गुड्स भी पाकिस्तान को नहीं जाएंगे। रफली हम अगर आप देखिए अप्रैल से जनवरी 2025 के बीच में हमारा करीब लिटिल ओवर $100 मिलियन का फार्मा को एक्सपोर्ट्स हुआ था, तो अब एक्सपोर्ट पूरी तरह से बंद हो जाएगा। और ये पाकिस्तान के लिए एक चिंता का विषय होगा, बिकॉज इंडियन जो फार्मा है बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। अगर वही फार्मा प्रोडक्ट अगर उनको यूरोप से लेने पड़ेंगे तो उनकी जो कॉस्ट है 400% से करीब 1000% ज़्यादा पड़ेगी। इस दौरान सेक्रेटरी दिफा राजेश कुमार सिंह ने नई दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इससे कबल इतवार को फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल अमृतप्रीत सिंह ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म और बहरिया के सरबराह एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी के दरमियान अलग अलग मुलाकातें भी हुईं। दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर में पुंछ के इलाके सुरनकोट में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों की एक बड़ी साजिश को नाकाम बना दिया है। स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप SOG पुंछ और हिंदुस्तानी फौज ने मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया और जंगलों में छुपे दहशतगर्दों के ठिकाने का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने 5 IEDs बरामद की हैं। पाउडर की शक्ल में कुछ धमाका खेज मवाद, मवासलाती आलात, कपड़े और कुछ दीगर मवाद बरामद हुए हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने तमाम IEDs को बाहिफाजत नाकारा बना दिया। बरवक्त कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। सिक्योरिटी इदारों को शुबा है कि यह ठिकाना दहशतगर्दी की बड़ी साजिश को अंजाम देने की नीयत से तैयार किया गया था। यह ऑपरेशन भारतीय फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुश्तरका तौर पर किया है। हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ मुसलसल सख्त एक्शन ले रही है और साथ ही ये मजबूत पैगाम भी दे रही है कि मुल्क जैसा चाहता है वैसा होकर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज़ उर्दू खबरें। पंजाब में ISI के हिमायत याफ्ता सरहद पार दहशतगर्द नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल की गई है। स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल अमृतसर ने मरकजी एजेंसी के साथ एक मुश्तरका ऑपरेशन किया और दहशतगर्दी के मवाद का जखीरा बरामद किया। ये कामयाबी SBS नगर में टिब्बा नंगल कोलार रोड के करीब जंगलाती इलाके में इंटेलिजेंस ऑपरेशन में हासिल की गई। इस दौरान 2 रॉकेट से चलने वाले दस्ती बम, 2 देसी साख्ता बम, 5 86P दस्ती बम और एक वायरलेस कम्युनिकेशन सेट बरामद किया गया। इब्तदाई तहकीकात से पता चलता है कि पाकिस्तान की ISI और उसके इत्तेहादी दहशतगर्द तंजीमें पंजाब में स्लीपर सेल्स को बहाल करने के लिए मरबूत कार्रवाइयां कर रही थीं। इस मामले में FIR दर्ज की गई। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर S जयशंकर ने ग्लोबल एक्सेस टू टैलेंट फ्रॉम इंडिया प्रोग्राम में कहा कि हिंदुस्तानी टैलेंट को अब आलमी सतह पर पहले से ज़्यादा मौक़े मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में हुनरमंद इंसानी वसाइल की मांग बढ़ रही है और ये भारत में वाफिर तादाद में दस्तयाब है। वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा कि भारत आलमी अफरादी क़ुव्वत के एक मजबूत सुतून के तौर पर उभरेगा और आने वाले बरसों में भारतीय नौजवानों को बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर मज़ीद मौक़े मिलेंगे। We are gathered here, all of us, to explore the opportunities for Indian talent in such a scenario. And I truly believe that these are significant enough to warrant greater attention and effort from all of us. There are currently roughly about 34 million Indians and PIOs living and working abroad. Half of them are our citizens. My short point is that there is a demand in the world, an availability in India, and the basic groundwork done to enable Indian talent to gain global access is there. Now, how well they do that and what will be the scale, I think that is up to us. और दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर के अहाते में सफाई मुहिम में हिस्सा लिया। दिल्ली में शहरी एजेंसियों और हुकूमत की तरफ से NDMC इलाके में सफाई मुहिम चलाई जा रही है।
इस मौके पर सीएम रेखा गुप्ता ने पैगाम दिया कि दिल्ली में सफाई मुहिम को बेहतर बनाने के लिए अब सबको सड़कों पर निकलना होगा। सबको इस सफाई मुहिम में शामिल होना चाहिए और एक बेहतर दिल्ली, एक खूबसूरत दिल्ली बनाने की कोशिश करनी चाहिए। दिल्ली में एक बड़ा स्वच्छता अभियान सभी एजेंसीज के द्वारा, सभी सिविक एजेंसीज के द्वारा, सरकार के द्वारा, हमारे सभी घटकों के द्वारा आज हम एनडीएमसी एरिया में यहाँ स्वच्छता अभियान के लिए आए हैं। ये सिंबॉलिक था, परंतु एक संदेश जरूर पूरी दिल्ली में हमने सभी अधिकारियों को दिया, सभी जनप्रतिनिधियों को दिया है कि दिल्ली में सफाई अभियान को दुरुस्त करने के लिए, स्वच्छता को ठीक से लागू करने के लिए सभी को अब सड़कों पे उतरना होगा। सभी अधिकारी, सभी जनप्रतिनिधि, सभी हमारी आरडब्ल्यू इस स्वच्छता अभियान में जुड़ें और जुड़ करके एक बेहतर दिल्ली, सुंदर दिल्ली को सामने लाने का प्रयास करें। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें देखते हैं। ईडी ने अहमदाबाद के जमालपुर में वाक़ई कांच की मस्जिद में वक्फ और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ धोखाधड़ी के इल्जामात पर तहकीकात शुरू कर दी है। अराजी पर गैर कानूनी तौर पर 100 मकानात बनाने और इसे ज़ाती इस्तेमाल में लाने के इल्जामात हैं। वक्फ एक्ट के गलत इस्तेमाल की शिकायत के बाद मरकजी मुलजिम सलीम जुम्मा खान पठान के ठिकाने समेत 10 मकामात पर छापे मारे गए। अहमदाबाद में गायकवाड़ हवेली पुलिस स्टेशन विस्तार और उसके आसपास के विस्तारों में ईडी के द्वारा एक रेड आयोजित की गई, जिसमें स्थानिक पुलिस का भी बंदोबस्त मांगा गया था। उसमें कुल 78 अधिकारी और पुलिस कर्मचारियों के साथ का बंदोबस्त उन्हें अलग अलग टीम बनाकर दिया गया है। ये सर्च 9 अलग अलग जगहों पे हुआ है। एक सलीम जुम्मा खान पठान करके एक आरोपी है, जिनके विरुद्ध में गायकवाड़ हवेली पुलिस स्टेशन में कुछ वक्त पहले एफआईआर दर्ज हुई थी। उनसे रिलेटेड जो भी लोग हैं उनके घरों पे ये रेड की गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम UNDP की जानिब से मंगल को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में भारत को 130वां मुकाम मिला है। इससे पहले साल 2022 में भारत तरक्की के इशारे में 133वें नंबर पर था। 1990 से हिंदुस्तान के HDI में 53% से ज़्यादा बेहतरी आई है। इसके साथ साथ स्कूली तालीम के मैदान में भी नुमाया तरक्की हुई है। UNDP ने वबाई अमराज के बाद भारत की मजबूत बहाली और ख़वातीन की ज़ेर क़यादत तरक्की, मेयारी तालीम और काबिल रसाई सेहत की देखभाल पर मुल्क की बढ़ती हुई तवज्जो की तारीफ़ की। इसके साथ UNDP की रिपोर्ट जामी तरक्की और पायदार तरक्की के लिए भारत के अज़्म को उजागर करती है। हांगकांग में महात्मा बुद्ध से वाबस्ता बाक़यात की हांगकांग में होने वाली नीलामी ने भारत समेत दुनिया भर के बुद्ध मत के पैरोकारों को नाराज़ कर दिया है। मरकज़ी हुकूमत की सकाफ़ती वजारत ने इस नीलामी को रोकने के लिए सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है, जो 7 मई को होने वाली है। वजारत सकाफ़त ने नीलामी रोकने के लिए सख्त इक़दाम उठाए हैं। AA आसार कदीमा के विरसे में शामिल होने की वजह से इसकी फ़रोख्त ममनू है। इसका फ़ायदा उठाते हुए हुकूमत ने महात्मा बुद्ध से मुतालिक तारीख़ी विरसे की नीलामी रोकने के लिए कानून का सहारा लेते हुए नोटिस जारी किया है। वजारत सकाफ़त ने ट्वीट करके ये इत्तला दी और कहा कि इस नीलामी को हांगकांग के साथ सोत बीत में होनी है। महात्मा बुद्ध से जुड़ी अशिया की कीमत तकरीबन 100 करोड़ बताई जाती है। काबिल ज़िक्र है ये अशिया भगवान बुद्ध की जाए पैदाइश कपिल वस्तु के पीपर हवा स्तूप की खुदाई में मिली थी। दिल्ली समेत शुमाली भारत के लोग जो कुछ दिन पहले तक गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त कर रहे थे, अब सुकून की नींद सो रहे हैं। दरअसल पिछले 2-3 दिन से दिल्ली NCR और उसके आसपास की रियासतों में ठंडी हवाओं के साथ वक्फे से हल्की बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मौसम खुशगवार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दारुल हुकूमत में आइंदा 2 रोज़ तक बारिश का इम्कान है। राजधानी दिल्ली के साथ साथ आज नोएडा में भी तूफ़ान और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आज उत्तर प्रदेश के मगरबी और मशरक़ी हिस्सों में कुछ मकामात पर बारिश हो सकती है। गरज चमक के औसत बारिश का इम्कान है। इसके अलावा तेज़ हवाएं 30 से 40 किलोमीटर
फी घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। राजस्थान में भी मौसम बदल गया है। लोगों को शदीद गर्मी और लू से राहत मिली है। गुज़िश्ता 4 दिनों में रियासत में दर्जा हरारत 2 से 10 डिग्री तक गिर गया है। मगरबी डिस्टर्बेंस की वजह से रियासत के कई हिस्सों में तेज आंधी, गरज, चमक और तेज बारिश की उम्मीद है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एंथनी अल्बनीज़ को ऑस्ट्रेलिया के इंतखाबात में शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दोस्त एंथनी अल्बनीज़ से बात की और उन्हें ज़ाती तौर पर उनकी पार्टी की तारीखी जीत पर मुबारकबाद दी। हमने भारत ऑस्ट्रेलिया जामे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने और ताउन के नए शोबों में मौक़े तलाश करने के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करने से इत्तेफाक किया। और इसराइल अब गज़ा की पट्टी पर मुकम्मल कब्जा करने के लिए बड़ा हमला कर सकता है। इसराइली हुक्काम का कहना है कि उनकी सिक्योरिटी काबीना ने पूरे गज़ा पर कब्जे और वहां गैर मुअय्यना मुद्दत तक रहने के मंसूबे को मंजूरी दे दी है। यह मंसूबा हमास से यरगमालियों को आज़ाद कराने और इसराइली शराइत पर जंगबंदी के लिए दबाव बढ़ाने की इसराइल की कोशिशों का हिस्सा है। इस मंसूबे में फ़ौजी हमलों के जरिए गज़ा से लाखों फ़लस्तीनियों को बेघर करना भी शामिल है। अगर इस मंसूबे पर अमल होता है तो इससे फ़लस्तीनी सरजमी में इसराइल के फ़ौजी ऑपरेशन को वसअत मिलेगी। इससे गज़ा में इंसानी बहरान मज़ीद संगीन हो सकता है, जबकि पूरे खित्ते में नई कशीदगी फैल सकती है। और खेल की खबरों में इंडियन प्रीमियर लीग में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस से होगा। पॉइंट्स टेबल में मुंबई इंडियंस तीसरे नंबर पर है, जबकि गुजरात टाइटंस 14 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर है। दोनों टीमें टॉप 4 में जगह बनाने के लिए अच्छी पोजीशन में हैं। इस आईपीएल में एमआई ने 11 में से 7 मैच जीते हैं, जबकि जीटी ने 10 में से 7 मैच जीते हैं। जो भी टीम ये मैच जीतेगी उसके लिए आगे का रास्ता आसान होगा। दोनों के दरमियान अब तक 6 मैच हो चुके हैं, जिसमें गुजरात ने 4 बार और मुंबई ने 2 बार कामयाबी हासिल की है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल सेपक टाकरा में खिलाड़ियों की दिलचस्पी परफॉर्मेंस देखी जा रही है। थाईलैंड से शुरू होने वाला ये खेल नॉर्थ ईस्ट से होता हुआ भारत पहुंचा और अब खेलो इंडिया में इसकी धूम देखी जा रही है। डीडी न्यूज़ के साथ बातचीत में सेपक टाकरा के टेक्निकल मैनेजर डॉक्टर कृनेश कुमार ने इस खेल से मुतालिक कई अहम मालूमात शेयर की। देखिए हमारे नामानिगार सुशील कुमार के साथ ये खुसूसी गुफ्तगू। सेपक टाकरा का खेल विश्व कप में अपनी चमक बिखेरने के बाद अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स पर अपने चमक का प्रदर्शन कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ सेपक टाकरा खेल के मैनेजर करुणेश जी हमारे साथ हैं। इस खेल के बारे में बात करेंगे, क्या यह है खेल और भारत में किस तरह से आगे बढ़ रहा है। सर बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन में। सर सेपक टाकरा का खेल एक हम देख रहे हैं बहुत ही रोमांचक तरीके से खेला जा रहा है, लेकिन ये नया है। अगर हम पब्लिक के लिए कहें, अगर दर्शकों के लिए कहें नया खेल है, इसके बारे में बताइए खेल क्या है और इसकी जो है इसका जो रूल्स क्या है। जैसा कि आपने बताया कि सेपक टाकरा एक नया खेल है, तो अगर खेल का जो समुदाय है उसमें अगर हम इसको देखते हैं और कंपेयर करते हैं कन्वेंशनल स्पोर्ट्स से, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, तो हाँ उनके परिप्रेक्ष्य में ये नया है। बट इसका पदार्पण भारत में सन 1980 में हो चुका था, जब पहली बार हमने एशियन गेम्स करवाया था और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उद्घाटन किया था। उसी वक्त सेपक टाकरा का खेल एशियन गेम्स में प्रदर्शनी खेल के रूप में शामिल किया गया था मलेशिया से, और कबड्डी का भारत से शामिल किया गया था। जैसे पूर्वोत्तर में खेल शुरू हुआ भारत में, भारतीय खेल प्राधिकरण की क्या भूमिका रही इसको इस लेवल तक लेके जाने में? गवर्नमेंट का जो सपोर्ट मिला, जब पिछले 2 एशियन गेम्स से, मतलब जो ग्वांगझो एशियन गेम्स हुआ उससे पहले और जो एशियन गेम हुआ, उस दोनों में भारतीय सेपक टाकरा टीम ने लगातार, लास्ट में महिला टीम ने और उसके पिछले एशियन गेम में पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता। उसके बाद भारतीय खेल प्राधिकरण ने उसको 8 साल पहले ही हम प्रायोरिटी स्पोर्ट्स में लाया। उसके बाद हर जगह इसकी ट्रेनिंग्स होती है। बरेली में ट्रेनिंग सेंटर है साई का, उसके बाद मणिपुर में साई का ट्रेनिंग सेंटर है, दिल्ली में साई की ट्रेनिंग सेंटर है, हरियाणा में साई की ट्रेनिंग सेंटर है। तो ट्रेनिंग सेंटर्स के थ्रू ग्रास रूट पे काम हुआ। तो जब से सरकार ने इसको प्राथमिक खेलों की सूची में लाया अपने, तब से इस खेल में दिन दूना रात चौगुना प्रगति हुआ। कैमरामैन शिव के साथ में सुशील कुमार, डीडी न्यूज़, पटना।
और तैराकी का पावर हाउस समझे जाने वाले कर्नाटक ने उम्मीद के मुताबिक कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए बी पार्ट स्विमिंग पूल में मुनक़दा मुकाबले में 7 में से 4 तलाई तमगे जीतकर तमगों की तादाद में सर फ़हरिस्त मुकाम हासिल किया। गया में अदिति सतीश हेगड़े ने दिफाई चैंपियन महाराष्ट्र को लड़कियों की 50 मीटर फ्री स्टाइल में तलाई तमगा जीतकर अपनी मुहिम का फातिहाना आगाज किया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दें, आदाब।